أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء إذا حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيम. Formally start. इससे पहले वाले सेशन में we had talked about caste and the very idea of Muslim Women Study Circle is कि हम लोग सब जुड़ सकें, ओपनली बात कर सकें, सिर्फ वो मसाइल की नहीं जो हमें बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं, बट वो मसाइल भी जो हमें अंदर से अफेक्ट कर रहे हैं. और जो टॉपिक है इट्स मेनली सेंटर्ड अराउंड पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी. हम लोग अक्सर सुनते हैं एंटी मुस्लिम हेट्रेड, बिगेट्री, इस्लामोफोबिया, ये सब सुनते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है, बट इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हम लोग ने बहुत कम ही कहीं पढ़ाई की, किस तरह से हमें अफेक्ट कर रहा है. Without speaking much on this, I would like to invite Zehra Mehdi, who has been very kind. She has accepted to speak on this topic. Thank you so much, Zehra, for joining. शुक्रिया सानिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, शुक्रिया इस मौजू को वो इम्पोर्टेंस देने का जो अक्सर जहनी जो मौजूओं पे बात होती है या सियासी मौजूओं पे बात होती है तो बस इसका जिक्र होके रह जाता है, बट इस पे ज्यादा डिटेल पे बात नहीं हो पाती है. तो शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का. अच्छा, आज का जो गुफ्तगू है, मैं टॉक वॉक के टाइटल से बहुत घबराती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये, और मैं एक्सपर्ट की उससे भी बहुत घबराती हूँ क्योंकि बहुत बर्डन आ जाता है सही बात, सच्ची बात, करेक्ट बात कहने का, जो कि कोशिश है. और अगर कुछ आप तक पहुँच पाऊँ या आप तक मेरी बात पहुँच पाए तो आई थिंक मेरा काम मुकम्मल होगा. और एक्सपर्ट होने के लिए तो अल्लाह मियाँ है और पूरी जिंदगी है, तो हो जाएंगे. तो देखिए, आप इसको टॉक ना समझिए, आप इसको बातचीत का उसमें दीजिए. वैसे भी मैं पेशे से साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मेरा काम है लोगों से बात करना और लोगों की बात सुनना. तो और मेरा अपने टॉपिक के बारे में या अपने रिसर्च के बारे में बात करने का बेसिस ये रहता है कि मैं ज्यादा जार्गन और ज्यादा डिफिकल्ट जो वर्ड्स होते हैं जो कि एकेडेमिया में बहुत जरूरी हो जाते हैं, अफसोस की बात ये है, उनसे क्या होता है कि जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो वही लोग नहीं समझ पाते कि बात क्या हो रही है. तो मैं अक्सर जो अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखती हूँ, मैं ऐसे एग्जाम्पल भी लेती हूँ और ऐसी गुफ्तगू भी में से निकालती हूँ कि जिस तरह मैं अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ, तो अगर अम्मी को मौजूद समझ में आ जाए और अम्मी को उसकी पूरी तफसील समझ में आ जाए तो मुझे लगता है काम हो गया. अच्छा, तो मौजू जो है हमारा वो आप उससे खैर वाबस्ता तो है ही क्योंकि वो हमारा ही मौजू है, कौम का मौजू है. वो ये है कि सियासत और नफ्सियात और मुसलमानों की पहचान और हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हिंदू कौम परस्ती के नफ्सियाती असरात. जैसे सानिया ने कहा कि ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं और ये हमेशा से रहा है, पिछले कुछ सालों में और ज्यादा हो गया है. तो इनका हम जिक्र सुनते हैं, इनके बारे में हम डिटेल नहीं सुनते हैं और इसका डिस्कशन तो बिल्कुल आप मान लीजिए पब्लिक स्फीयर से और एकेडमिक स्फीयर से भी गायब है. वो इसलिए भी क्योंकि ज्यादातर मुसलमान काम इन टाइप मौजूओं पे करते नहीं हैं. साइकोलॉजी वाले जो हैं उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है, और जो पॉलिटिक्स वाले हैं या हिस्ट्री वाले हैं या सोशियोलॉजी वाले हैं उनको लगता है कि जो जहन का सवाल होता है उसका सियासी सवालों से, सामाजिक सवालों से तो कोई लेना देना ही नहीं है. तो इस टाइप की जो एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप है उसके बीच में से ये सवाल मेरा निकला है. अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं और फिर मैं अपनी रिसर्च के बारे में बताऊं जिसके आसपास ये पूरी हमारी बातचीत तय पाई है. तो मैं जो हूँ वो एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी
मेरा बैचलर्स और मेरा मास्टर्स और मेरा एमफिल सब साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में है। मेरा एमफिल साइको एनालिसिस में है, जो एक ख़ास तरीके की साइकोथेरेपी है। और उसके बाद मैंने काम वाम किया, पेशेंट देखे, और मैं फिर कुछ साल पहले चली गई अमेरिका। वहाँ पे अपनी मैं पीएचडी करने रिलीजन डिपार्टमेंट में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और मेरा मौजू क्वेश्चन का ये था, जरूरी है जानना कि ज्यादातर डिपार्टमेंट जो रिलीजन के हैं, अव्वल तो बहुत कम है बाहर, पर जितने भी हैं उनमें मुसलमानों को लेकर, हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर या साउथ एशिया के मुसलमानों लेकर ना के बराबर काम है। ज्यादातर रिलीजन के नाम पे या साउथ एशियन रिलीजन के नाम पे हिंदुइज्म पे बेतहाशा काम है, कास्ट पे अच्छा खासा काम आजकल हो रहा है, हिंदुइज्म एंड कास्ट, बट मुसलमानों पे किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है। तो इसमें इसलिए जब उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं, तो इसलिए मुश्किल था, क्योंकि इंडियन स्पेसिफिक काम जो है वो इस टाइप का हुआ नहीं है। ज्यादातर पॉलिटिकल और डेटाबेस काम हुआ है, जहाँ पे मैं आपको नंबर्स देके बता दूं कि देखिए इतने लोग प्रताड़ित हैं, इतने लोग ऑप्रेस्ड हैं, इतने लोगों को हक नहीं मिला, जो कि आफ्टर अ वाइल हमारा मसला भी हो जाता है, क्योंकि फिर हमारी कहानियां छुप के रह जाती हैं। हम लोग की जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो कहीं प्लेटफॉर्म नहीं पाते, हम बस एक नंबर बन के रह जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो है कि हमारा जो काम है वो असल में मुसलमानों की कहानियां पेश करना है। और इसलिए जो मेरी रिसर्च है वो एक दूसरी हिंदुस्तान की कहानी तलाश रही है, जहाँ पे मुसलमानों को सिर्फ दूसरा ही नहीं, सिर्फ बाहर का ही नहीं, जबकि दुश्मन समझा जा रहा है। तो जो सेंट्रल क्वेश्चन है मेरे काम का वो ये है कि जो इंसान या जो कौम या जो लोग में मानते हैं वो अपनी जिंदगी कैसे समझते हैं, नहीं है आपका। लाइक जैसे अगर आपने कह दिया कि सारी मुसलमान कौम दुश्मन है, जो जहनी असर क्या होता है दुश्मन होने का। अच्छा, हमारा रिसर्च ग्रुप क्या था, क्योंकि हम यूपी के हैं, लखनऊ के हैं, तो हमें अवधी और उर्दू और हिंदी हमें आती है, हम फेमिलियर हैं। तो उसमें हमारा जो रिसर्च ग्रुप था वो हमने क्या किया कि हम यूपी में गए, और ये आप तकरीबन मान लीजिए जून, वैसे तो ये काम काफी सालों से चल रहा है, बट एक प्रॉपर तरीके से ये जून, तो पिछले साल जून से ये काम शुरू हुआ, जहाँ पे हम पुराने लखनऊ में जाकर चौक नखास वाला जो एरिया है वहां पे हमने जाकर करीब जो खास तबके ग्रेजुएट हैं, इस टाइप का जो माइंडसेट होता है, तोहमत मैं तो खैर कहूंगी कि उसको मैंने इंटरव्यू करने की उससे मैंने इंटरव्यू किए, क्योंकि मेरा उस ग्रुप को सिलेक्ट करने का मकसद ये भी था कि ज्यादातर स्कॉलरशिप जो हुई है मुसलमानों पे भी, वो एक खास तबका बोलता है मुसलमानों का, ये जो सैयद होते हैं वो बोलते हैं, जो सेक्युलर मुसलमान होते हैं वो होते हैं। तो जो आपका जो सबऑल्टर्न जिसे हम कहते हैं कि वो जिसकी आवाज कभी मेन स्ट्रीम पे पहुंचेगी ही नहीं, उससे जब आप बात करते हैं, जो मार्जिन पे ग्रुप होता है, तो आपको किस टाइप का काम नजर आता है, किस टाइप की आपको कहानियां पेश आती हैं। तो उसको मेरा वो था, उस पे मेरा फोकस था। मेथड में था ये था कि साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को मिला के था, जिसका मतलब ये कि सिंपली तौर पे हम जाके लोगों से बात करते थे और लोगों की बातें सुनते थे कि क्या मतलब होता है मुसलमान होना हिंदुस्तान में, क्या मतलब होता है यूपी का होना, मुसलमान आदमी, मुसलमान औरत होना क्या होता है। और क्योंकि यूपी में थे तो काफी कंटेम्प्रेरी वाले सवाल भी आए, बाबरी मस्जिद का सवाल आया, पॉलिटिकल जो करंट रेजीम है उसका सवाल आया, स्टेट का सवाल आया, सुन्नी शिया का सवाल आया। तो आई थिंक ये जो है कि एक मुसलमान आदमी या औरत की जिंदगी में किस किस्म के मुद्दे इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी जिंदगी को, वो अपनी आप बीती को किस तरह समझते हैं, उनकी कहानी, उनकी जबानी पे मेरा फोकस था। अच्छा, हम इसके बारे में बात करते करते काफी जो थीम्स आए हैं उन पे जरा हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी, क्योंकि मेरे फील्ड वर्क में जो दिसंबर से तकरीबन मैं तो कहूँगी अगस्त से पिछले साल जो कश्मीर से मामला शुरू हुआ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इवेंट्स का, जिसने काफी मेरे इंटरव्यूज को शेप किया,
और डिस्टर्ब भी किया, और डिस्ट्रप्शन से देखिए चीजें तोड़ती भी हैं और नई चीजें पैदा भी होती हैं। तो कौन सी चीजें टूटी, कौन सी चीजें मुश्किल हुई और कौन सी नई चीजें पैदा हुई, इस पे भी मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगी। तो कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो साइकोथेरेपी क्या होता है, ये भी एक सवाल है, मैं जिसपे मैं 2 मिनट जाया करके इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से। कि देखो साइकोथेरेपी का जो काम है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट से मुख्तलिफ होता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो आपसे बैठेगा, आपकी बात सुनेगा, पर आपको बहुत सारे टेस्ट वेस्ट करके, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट, आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट, जो लोग बेचारे बच्चे जहनी तौर पे माजूर होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन का टेस्ट होता है, ये सब वगैरह का टेस्ट वेस्ट करके वो आपकी जहनी हालातें बताते हैं। साइकोथेरेपिस्ट का जो काम होता है वो अलग इसलिए होता है क्योंकि हमारा काम महज और फोकस बातचीत पे होता है, कि हम कैसे आपसे बातचीत कर कर, और देखिए सलाह देने का नहीं होता है, ये बहुत जरूरी बात समझना है। साइकोथेरेपिस्ट जो है वो आपसे बात कर कर, आपकी बात सुनकर आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि आपके जहन में क्या हो रहा है। तो जो आप कहते हैं हम वो सुनते हैं, और जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं मगर कह नहीं पाते हैं, हम वो भी सुनते हैं। हमारा काम सुनने का है बेसिकली। और ये साइकाइट्रिस्ट से अलग है, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट लोग दवा देते हैं, हम लोग दवा नहीं देते, जबकि हम लोग को दवा का इल्म होता है। क्योंकि बहुत दफा पेशेंट जो आता है उसको साइड इफेक्ट्स वगैरह हो रहे होते हैं, तो अगर हमें दवा नहीं पता होगी तो बताइए हम कैसे देख पाएंगे ना। अब ये जो सवाल है उसका फोकस ये होता है कि साइकोलॉजी का मतलब जहन, जहन का मतलब आपके अंदर जो चल रहा है, जिसका कोई बाहर किसी चीज से आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी सिन्फ के साथ क्या हो रहा है, आपकी कौम के साथ क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ये आपका अंदरूनी मामला है। तो मेरी जो रिसर्च है वो इस चीज को आप एक तरीके से कह सकते हैं चैलेंज कर रही है, कि जो जहन का मामला है वो सिर्फ इंडिविजुअल का मामला नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो एक कौम की आइडेंटिटी से मिली जुली होती है। इंसान जैसे ही मुसलमान पैदा होता है, वो जिस घर में पैदा हो रहा है, जिस माँ बाप के घर पे पैदा हो रहा है, उसके नाना, उसके नानी, उसकी जबान, ये सब उसको पैदा होते ही वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी में पैदा हो जाता है। अब पॉलिटिक्स क्या है इस पे भी मैं आऊंगी, क्योंकि इसको भी समझना बहुत जरूरी है। और साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि जो आप पहले से जानते हैं उसको हम तार तार करके उसको ठीक से समझाने की कोशिश करते हैं। काफी ऐसी चीजें भी हम इस बातचीत में समझेंगे जिसको हम एक खास तरीके से जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा और हम समझेंगे। तो जो रिसर्च है और जो साइकोलॉजी है उसका तालमेल यही है कि जो है कि कैसे जो बाहर की जिंदगी है, जो सो कॉल्ड बाहर की, मेरे मद्देनजर तो वो बाहर की नहीं है, कि जो बाहर की चीजें हैं जिसे हम बाहर का समझते हैं, वो हमारी जिंदगियों पे असर तो डालती हैं, पर उसको कैसे पुख्ता करती हैं, उसको कैसे पक्का करती हैं, उसको हम कैसे उस पर नेविगेट करते हैं, उससे हम जूझते हैं। तो ये है। अच्छा, 4 अहम सवाल इस बातचीत के हैं। वो सबसे पहला जो हम उससे बात करेंगे कि पॉलिटिक्स क्या होता है। हमें खास तरीके से पॉलिटिक्स को समझते हैं, जिससे और उस समझ से हम लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं, उस खास समझ के आधार पर। उसको अगर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ पॉलिटिक्स के नाम पर हमको समझ में आएगा। दूसरा, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, जिसको मैंने आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल जैसे कहते हैं नहीं है कि बाहर की चीजें और अंदर की चीजें मिलके साइकोलॉजी बनती है। चाहे हिंदुस्तान में मुसलमान आइडेंटिटी का मतलब, मुसलमान होने का मतलब क्या है, मुसलमान पहचान से हम लोग क्या समझ पाते हैं, उस पर बात करेंगे। और आखिरी में मैं 10-15 मिनट, क्योंकि मुसलमान औरतों का की गैदरिंग है, तो ये बहुत जरूरी है कि इस पे इंसान हम 4-5 बातें करें, वक्त थोड़ा जाए दें उसको, कि भाई मुसलमान औरतों का इन सब से, कि अब पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी और आइडेंटिटी से किस किस्म का रिश्ता है। और ख़ास तौर पे हमने जो देखा कि जो शाहीन बाग के गैदरिंग के बाद, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट कहना चाहिए के बाद, कैसे ये सवाल और ये मुसलमान औरतों का सवाल बेइंतहा अहम हो गया है। और हर मुस्लिम आइडेंटिटी पे होने वाले काम को मैं कहूँगी, इस पे अपनी राय देना और इसको समझना बेइंतहा ज़रूरी। अब हम आते हैं पॉलिटिक्स पर।
देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, हम जैसे आपकी पहली जो आपकी टॉक हुई थी इससे पहले जो सानिया बता रही थी वो हमने सुनी, बेइंतहा जरूरी और बेइंतहा अच्छी। और हमें बहुत खुशी है कि लोग कास्ट और इस्लाम पे काम कर रहे हैं और इतने सारे लोग सुन रहे हैं और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। देखिए वहां पे उन्होंने, आई थिंक हमें इनका नाम हाफजा साहिबा जो थी, उन्होंने भी पॉलिटिक्स की बात कही थी कि पॉलिटिक्स, कोई इंसान अगर कहे कि मैं ए पॉलिटिकल हूँ या मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो भी एक सियासी जुमला है। देखिए वो सियासी जुमला क्यों है, आप समझिए। जो पावर होता है ना, पॉलिटिक्स का मतलब, आप ये जो कांग्रेस और ये बीजेपी और सपा वगैरह है, इसको पार्टी पॉलिटिक्स समझिए। ये कैसे पार्टियां जो हैं वो एक लोग एकजुट होके, मैं बिल्कुल आपको सादा सादा समझा रही हूँ सिंपली, ताकि हम लोग बात समझ पाए कि एक लोग जुट हो गए, उन्होंने कहा हमें पावर चाहिए, हमें ताकत चाहिए, हमें हुकूमत चाहिए। तो उनके हिसाब से उन्होंने पार्टी बना ली जिसने कहा कि हम जो है वो एक कुछ पॉलिटिकल पावर लेकर, कुछ ताकत लेकर हम जो है वो राइट्स देंगे और लेंगे और कुछ चीजें पुश करेंगे और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। ये लार्जर गेम होता है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का। बट पॉलिटिकल पार्टीज से अगर आप परे हटिए, पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा ऐसा नहीं है कि आम जिंदगी में पावर की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जो वर्किंग ऑफ पावर है ना, कि ताकत हमारी जिंदगी में किस तरह रिश्तों को स्ट्रक्चर करती है, ये बहुत जरूरी है। अब आप ये समझिए कि मैं तो समझती हूँ कि जो घर का निजाम होता है, अम्मा अब्बा दादा दादी चाचा मामा मामी, माँ बेटा बहन, ये सब जो है, वहां से सबसे पहले पॉलिटिक्स शुरू होती है। अगर पॉलिटिक्स का जो एक नेगेटिव कॉनिटेशन बन गया ना, बुरी चीज, उससे आप उस जहनियत से थोड़ा सा अगर आप हटिए, तो आप ये देखिए कि पॉलिटिक्स का मतलब और कुछ नहीं होता, बस इतना होता है कि पावर को किस तरह आप ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन किस पे कंट्रोल करेगा, अम्मी अब्बा से कैसे बात करेंगी, अब्बा उनके अब्बा से कैसे बात करेंगे, माँ बाप बच्चों से कैसे बात करेंगे, ये सब, इन सब में पावर होता है। और जो लोग दीन पे यकीन करते हैं और जो लोग गवर्नमेंट पे यकीन करते हैं, ये मुख्तलिफ नहीं है, बात पावर की है कि वहां पे भी पावर होता है। कैसे हमें लगता है कि अल्लाह मियाँ जो है वो हमारी जिंदगी को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, हमारे पास जो कुछ चीजें मुहैया हैं नहीं है, वो उसकी उसकी रजामंदी से होती है। तो पावर जो है उससे जिंदगी की नौयत बनती है, हमारी शख्सियत बनती है, उसके निगोसिएशन से, उसको हम किस तरह समझते हैं। तो ये पावर के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और ये पावर की बहुत ही कितनी सटल, जिसे हम कहते हैं वर्किंग्स ऑफ पावर होती है, जो बहुत महीन होती हैं, कि आपने कैसे आवाज के एक अंदाज से अपना पावर दिखा दिया। कुछ लोगों ने, अम्माएं जो है, हमने देखा है बहुत घरों में, चीख के नहीं अपना पावर दिखाएंगी, चुप रह के अपनी नागवारी का एहसास करेंगी। तो ये सब जिसके हद में जिस किस्म का पावर होता है वो उसको इस्तेमाल करता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। कोई इससे परे नहीं है, कोई इसके बाहर नहीं है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस मामले में, इस पावर के अंडरस्टैंडिंग में, ये समझना है कि डोमिनेंस और हेजेमनी, गलबा और तसलत में क्या फर्क है। देखिए डोमिनेंस जो होता है ना, वो ये होता है कि मैं जबरदस्ती करके आपसे कोई काम करा रही हूँ, स्टेट आपसे कह रहा है ये आपको करना पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेजेमनी जो होती है ना, तसलत जो होती है, वो बहुत ही मेरे नजर साइकोलॉजिकल होती है, क्योंकि उसमें कोर्जन नहीं होता, उसमें जबरदस्ती नहीं होती, उसमें सबको पता होता है क्या करना है। तो जैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लूं, कि जब आप मार्केट में जाते हैं और आप देखते हैं कि गुप्ता जी की दुकान है, तो बहुत लोग, सब लोग नहीं, बहुत लोग हस्बे आदत अपने आदत से नमस्ते करने लगते हैं। अब ये नहीं होगा कि गुप्ता जी अगर आपकी रिजवान की दुकान पे आएंगे तो वो आदाब करने लगेंगे या वो अस्सलाम वालेकुम करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी की हेजेमनी है। माइनॉरिटी को ये बात समझनी है कि मेजॉरिटी किस टाइप का फंक्शन करती है और उसका पावर स्ट्रक्चर क्या है, और उसको फॉलो करना है। समझ रहे हैं आप बात? ये बहुत हमसे कहा नहीं गया है, हम अगर करेंगे तो कोई हम पे अजाब नहीं आएगा। बट ये सिंपल निगोसिएशंस एवरीडे के होते हैं, जो सबको जैसे समझाई नहीं जाते, बट लोग देख देख कर अपने अंदर समझ कर ये चीज करते हैं। और जो हेजेमनी होती है वो ज्यादा मुश्किल होती है उसको टोकना, उसको मैप करना, क्योंकि कोई हाथ आप पे नहीं आ रहा है, कोई आपको दबोच नहीं रहा है कहने के लिए।
तो उसको पॉइंट आउट करना ना। अब जैसे अब मैं अगर आपको बहुत सिंपल इसका एग्जांपल ये दूं आम तौर की जिंदगी पर, कि मान लीजिए किसी इंसान ने आपको गाली दी, तो गाली में जो अल्फाज यूज किया उसको कहकर आप शिकायत कर सकते हैं कि देखो उसने मुझसे ये अल्फाज यूज किया, ये अल्फाज काबिले एतराज है, और इस पे आप, जिसने ये गाली दी उस पे आप जज कर सकते हैं, डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं। अब मैं अंदाज की बात करूँ, मान लीजिए आप गए, आपने आदाब सलाम किया, आपके खानदान में किसी ने आपकी तरफ देखा नहीं, बात वो आपसे कर रहे हैं मगर आपकी तरफ देखा नहीं, वो आपकी तरफ कहते हैं मुखातिब नहीं हुए। अब इसमें इसको स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें कोई अल्फाज नहीं है, ये अंदाज है। ये अंदाज जो होगा ये होता है जुम्मे, ये बड़ा मुश्किल होता है मैप करना, और ये हम लोग सबको बिना किसी के स्पेसिफिकली बताए इसका अंदाज हमारे पास मौजूद होता है। तो सबसे पहले आप पावर को इस तरह समझिए। दूसरा हम आते हैं साइकोलॉजी पे। अच्छा, साइकोलॉजी का जो मसला है, वो हम मसला इसलिए कह रहे हैं, जो हमने शुरुआत में इसका जिक्र किया था, वो ये है कि हम लोग जो है वो साइकोलॉजी को अंदर और बाहर से समझते हैं, और सब समझते हैं। इसमें अगर आप लोग भी समझते थे, कोई इसमें ऐसी बुरी बात नहीं है, कि ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग ये होती है साइकोलॉजी मतलब अंदर। साइकी जो है असल में एक लैटिन वर्ड से आए, साइकी मतलब सोल, जो आपकी रूह होती है। तभी फारसी में हम लोग जो है उसको कहते हैं रूह शनासी वाला काम है हमारा, कि जो रूह की शनाख्त करना की उस सेंस में। और जो बाहर की जिंदगी है, सियासी हो गई, जिनसी हो गई, आपकी सिंफी हो गई, उन सब से जो है जेंडर, कास्ट, क्लास में हमें लगता है साइकोलॉजी का कोई मसला नहीं है। साइकोलॉजी से ब्रेन होती है, माइंड होती है। तो ये जो है, ये बाइनरी जो है, ये काला और सफेद का जो डिवीजन है, वो तोड़ने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जब कुछ हो ना हो, इतने पिछले 6 महीने में, 7 महीने, ये बात तो वाजे हो गई है कि पॉलिटिक्स बाहर नहीं है, पॉलिटिक्स हमारे अंदर भी होती है, और साइकोलॉजी हमारे अंदर नहीं, साइकोलॉजी बाहर भी होती है। जिस तरह का मुसलमानों पे और जिस तरह का, मैं तो कहूंगी, और जिस किस्म की तरह से मुसलमान हर 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 ग्रुप के परेशान किए गए हैं और परेशान हुए हैं, तो उसमें ये बात तो वाजे हो गई है कि इतना अंदर और बाहर का मामला इतना डायरेक्टली डिवाइडेड नहीं, वो दोनों एक दूसरे को बहुत तरह से इन्फॉर्म करते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि इन्फॉर्म ना ही इन्फॉर्म करते हैं, वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रक्चर करते हैं, और एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली, जैसे आप एक घूमता हुआ सर्कल कहिए, कुछ अंदर हो जाता है, कभी कुछ बाहर हो जाता है, ये एक मुसलसल सिलसिला चलता रहता है। और जो साइकोलॉजी और पावर का रिलेशनशिप है, ये देखिए बहुत जरूरी है, पर मेरे को सब क्योंकि कुछ पता नहीं है ना, क्योंकि फोन में है तो उसका। ये किसी ने अपना ऑडियो ऑन कर रखा है। हेलो, अच्छा जी, मैंने म्यूट कर दिया, आप कंटिन्यू करें। जी। तो जो है वो साइकोलॉजी और पावर को आप इस तरह समझिए कि कैसे जो पावर है वो जब हम इंटरनलाइज करते हैं तो वो हमारी शख्सियत बदल देता है। अब रेस के मामले में एक साइकोथेरेपिस्ट थे जो अफ्रीका और अफ्रीका के जो कॉलोनाइजेशन हुआ था उस पे उनका काम था, फ्रांस फैनॉन। तो बहुत ही मशहूर साइकोथेरेपिस्ट थे और साइको एनालिस्ट थे बल्कि। और उनका ये कहना था कि जो काले और सफेद का जो डोमिनेशन रहा है, कि सफेद वाइटनेस का ब्लैकनेस पे, कि वो इतना ज्यादा तारी हो गया है ब्लैक आदमी पे, कि ब्लैक आदमी भी काला आदमी नहीं बहना चाहता। उसको भी लगता है कि काला होना इतनी शर्म की बात है, इतने अफसोस की बात है, इतनी ह्यूमिलिएशन की बात है, कि वो किस तरह से सफेद हो जाए और वो किस तरह से अपने कालेपन से आजाद हो जाए। इसका एग्जाम्पल हम बहुत देखेंगे मुस्लिम आइडेंटिटी में, जहाँ पे जब हम इस्लामोफोबिया की सानिया ने बात की, और हम आगे भी अपनी बातचीत में उसका जिक्र लाएंगे, कि कैसे देखिए इस्लामोफोबिया सिर्फ मुसलमानों के लिए हिंदुओं की तरफ से नहीं आता है। इस्लाम से उलझन, इस्लाम से नफरत, इस्लाम को एक अहमियत ना देना, ये मुसलमानों के अंदर से या मुसलमानों की तरफ से भी आता है।
बहुत ही अफसोस की बात है, मगर ये इसको हमें मानना होगा और इससे जूझना होगा जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, क्योंकि बेसिकली एक सर्टन आपने एक जगह दे दी है रिलीजन को, जो आपको लगता है कि अगर आप रिलीजन पे बिलीव करते हैं या उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल अनसाइंटिफिक हैं, आप बिल्कुल जाहिल हैं, आप फंडामेंटलिस्ट हैं। तो ये माइंडसेट वही रहता है, ये चाहे मुसलमान करे या ये हिंदू करे। हम माइंडसेट, आप आइडेंटिटीज जरूरी है बट उनका भी आप ताना बाना समझिए। तो जो पावर होता है उसको जब इंटरनलाइज कर लिया जाता है तो वो अंदर की शख्सियत का रूप ले लेता है, तो हमको चीजें वैसे ही दिखाई और सुनाई देती हैं। अब हम आते हैं मुस्लिम आइडेंटिटी पर। देखिए, मुस्लिम आइडेंटिटी जो है वो बहुत गजब की चीज इसलिए है क्योंकि हमारा दीन और हमारी सियासी आइडेंटिटी लगभग एक ही है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना कि आप रिलीजियस हैं और हम पॉलिटिकल नहीं हैं, मगर हम पॉलिटिकल हैं और हम रिलीजियस नहीं हैं, ये तो डिफरेंशिएशन की बातें होती हैं। असल में हमारी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है मुसलमानों की, आप देख लें हिंदुस्तान में या मैं तो कहूँगी कहीं भी, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी ही इस बात पे आती है कि हम एक ऐसे मजहब को बिलोंग करते हैं जिसको मेजॉरिटी नहीं बिलोंग करती है। तो हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का हमारी सियासी आइडेंटिटी से बहुत ऑब्वियस कनेक्शन है। और जब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक हम जैसे देखिए जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं वो जब तक ये नहीं समझेंगे कि दीनी एस्पेक्ट्स को आपको साथ लेना पड़ेगा, बिना उसके नहीं चलेगा। और जब तक जो दीन पे काम करने वाले स्कॉलर्स हैं वो ये नहीं, इस बात की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि मुसलमानों का हमेशा से और इस दौर पे खास तौर से सियासी इम्पैक्ट या सियासी कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा रहेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। हम लोग दोनों अपने गुस्सों में बैठ के बातें करेंगे और एक दूसरे की बात सुन ही नहीं पाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान में ये सवाल और मजे का हो जाता है क्योंकि बेहद तो जबानें हमारे यहाँ, तो हर एक जबान में आपको मुसलमान मिल जाएगा। कोई बांग्ला बोलेगा, कोई मलयालम बोलेगा, कोई अवधी बोलेगा, कोई कश्मीरी बोलेगा। तो ये कहना कि एक सिंगुलर मुस्लिम आइडेंटिटी है और वही है, और उसके अंदर बात मैं फिक्रों की नहीं कर रही हूँ, मैं बात फिकों की नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि उसके अंदर न्यूएंस और डिटेल इमेजिन ना कर पाना, तो हम जो है वो जो राइट विंग, सो टू से राइट विंग है, उसका काम हम फिर आसान कर रहे हैं क्योंकि वो भी हमको ऐसे ही देखते हैं कि बस मुस्लिम मतलब मुस्लिम, तुम किस किस्म के मुस्लिम हो, तुम क्या फॉलो करते हो, चीजें अलग होती हैं हमारी कौम में, दीन में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम भी अगर अपने आप को इसी तरह देखेंगे तो बहुत वो हो जाएगा मसला। मेरे काम में, हमने अपने काम में ये देखा कि अक्सर जब आप मुसलमानों से हमने बात की तो उनके लिए वो मुसलमान भी है और वो एक खास फिक को भी बिलोंग करते हैं और वो यूपी के भी हैं। तो बहुत सारे डिविजन्स हैं उनके अंदर, जो कि मैं तो ये कहूंगी कि ये डिविजन्स को इंटरसेक्शंस की तरह अगर आप समझिए तो ज्यादा मुसलमान कौम की डाइवर्सिटी आपको समझ में आएगी। खास तौर से हिंदुस्तान में हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की इतनी बात करते हैं बट हम कौमों के अंदर की डाइवर्सिटी भूल जाते हैं, जो कि कौमों को और कौमों के एक्सपीरियंस को बेइंतहा मैं तो कहूंगी रिच बनाता है। जैसे जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ दिसंबर का, तो उसका मेरे मद्देनजर इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल ये था कि कितने जबानों में हम देखेंगे का तर्जुमा हुआ, और सिर्फ उर्दू में ही नहीं, सिर्फ उर्दू और हिंदी और मलयालम और बांग्ला में नहीं, आपको एक अवधी में आपको सुनाई देगा, आपको एक खड़ी में सुनाई दिया हम देखेंगे का, जो कि बहुत जरूरी होता है ये इमेजिन करना कि ये जो ब्लॉक जिस तरह आपको समझा जाता है ना, आप में कोई न्यूएंस है ही नहीं, आप में कोई पेचीदगी हम तो कहेंगे है ही नहीं, बस एक ब्लॉक है, एक ईंट का ये है कि चलो ये है मुसलमान। और अगर जैसे ही हमने मुसलमान कहा, हम एक कौम और एक इंसान और उसकी सारी जिंदगी के बारे में हम देखेंगे कि वो काफी चीजों की इंटरसेक्शन से बनी है, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। अब मसला क्या हुआ कि भैया देखो पार्टीशन हो गया। तो जब पार्टीशन हुआ तो फिर ये हुआ कि
और देखिए पार्टीशन में मुसलमानों का मसला क्या हो गया कि एक और मुसलमान, खासतौर से नॉर्थ इंडिया से के ज्यादा मुसलमान जो थे, और वो ज्यादा अपने नंबरों की वजह से नहीं थे, वो ज्यादा अपनी पॉलिटिकल क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस की वजह से थे। जमींदार थे, ताल्लुकदार थे, जिनके पास पैसे वगैरह थे, उनको जमीन एक्सचेंज में मिली, तो वो लोग उन्होंने जाके पाकिस्तान, मुस्लिम लीग का कॉन्सिक्वेंस हुआ, उन्होंने कहा भैया चलो पाकिस्तान। सो अब तक मुसलमान पे जो तोहमत थी कि देखो तुम बाहर के हो और इस्लाम जो है वो यहाँ का है ही नहीं। देखिए इस्लाम जो है, आप मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, बट ये मैं जनरल उसके लिए एक बार फिर कह रही हूँ, इस्लाम जो है असल में वो जो लोगों का होता है ना इन्वेजन से आया है, वो नॉर्थ इंडियन इन्वेजन से आया है। इस्लाम 6th सेंचुरी में आया है साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट में, और वो मलाबार से आया है, और वो श्राइन के फॉर्म में आया है। तो आई थिंक ये इमेजिन करना अपने लिए भी ये बहुत जरूरी है कि जो इस्लाम का हिंदुस्तान में आना था वो बहुत तरीकों से आया, जिसका एक हिस्सा इन्वेजन है, और वो इन्वेजन इस्लाम की वजह से नहीं हुआ था, इस्लाम फैलाने की वजह से नहीं हुआ था। वो दौर दूसरा था, उसमें तारीख दूसरी थी, फोकस वर्ड्स का दूसरा होता था। वो तो क्योंकि आपको रिलीजियस डिफरेंस मिल गया, कहते हैं जिस पे किया उसका मजहब दूसरा था, जिसने किया उसका मजहब दूसरा था, तो देखो मजहब ही रीजन होगा। ये बहुत इजी और कन्वीनियंट एक्यूजेशन हो जाता है बेस करने के लिए। तो जो पार्टीशन ने मामला गड़बड़ किया कि जब इंडिया उस वक्त नेशन बना, इंडिया हिस्ट्री में अगर आप जाइए, अगर आप पार्टीशन हिस्टोरियंस को पढ़िए, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को पढ़िए, तो जो नेशन का जो नोशन है, नेशन का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो असल में 1947 के बाद पैदा हुआ है। उस वक्त इंडिया इंडियन नेशन स्टेट बना। तो जब वो स्टेट बना तो वहां पे फिर आ गया कि देखो हमारा तो पूरा ज्योग्राफिया था और इन लोगों ने हमारा आगे देश ले लिया। तो अब मुसलमान सिर्फ बाहर का नहीं रहा, अब मुसलमान दुश्मन देश बन गया। अब मुसलमान जो है उस पे ये सवाल उठा कि अब तुम बताओ कि तुम जो हो वो पाकिस्तान को बिलोंग करते हो या तुम हिंदुस्तान को बिलोंग करते हो। देखिए ये याद रखना बहुत जरूरी है और इस पे गौर करना भी बहुत जरूरी है कि उस पे बहुत कम सवाल उठता है, बट बहुत कम ये सवाल उठता है कि आप जो हैं वो आप मदीना को बिलोंग करते हैं या मक्का को बिलोंग करते हैं या आप हिंदुस्तान को बिलोंग करते हैं। मसला वो नहीं है, मसला पाकिस्तान का है। मसला ये है, मसला मतलब तभी तो जब लांछन लगाना होता है या जब किसी को टोकना होता है या किसी को एम्बैरेस करना होता है तो कहा होता है पाकिस्तान जाओ, क्यों नहीं कहते बांग्लादेश जाओ? बांग्लादेश भी तो इस्लामिक मुल्क है। क्यों नहीं कहते मक्का जाओ, मदीना जाओ, यूएई जाओ? क्योंकि मसला मुसलमान और उसका या इस्लाम का नहीं है, मसला पाकिस्तान और उसने क्या हिंदुस्तान के लिए क्रिएट किया उसका है। तो ये देखिए समझना। और फिर आ गया मसला सेक्युलरिज्म का। अगर देखिए हिंदुस्तान जो है वो इस्लामिक हिंदू मुल्क होता, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क होता, तो चीजें सिर्फ लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना मुमकिन है, आसान होता। क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क बन गया और हिंदुस्तान ने कहा कि हम सेक्युलर मुल्क हैं, उसमें और अजाब हो गया। क्योंकि फिर एक जो क्रिएशन हुआ जिसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगी, फिर एक क्रिएशन हुआ कि लॉस का, हमारा कुछ था, हमारा खो गया, हमारा एक हिंदू नेशन था, इन लोगों ने आके देखो मामला गड़बड़ कर दिया, चीजें बिगड़ गई। तो जो सेक्युलरिज्म है उसका जो डिबेट है, जो कि देखिए सेक्युलरिज्म एट अ वेरी बेसिक लेवल फ्रांस के हिसाब से, यहाँ जहाँ से आया ये आइडिया ऑफ द नेशन एंड आइडिया ऑफ द सेक्युलर, यूरोप से आया कि देखिए चर्च और स्टेट में फर्क होगा कि चर्च जो है वो अपना काम अलग से करेगा, स्टेट की फंक्शनिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट जो है वो सबको एक ही तरह ट्रीट करेगा, किसी पे पार्शियल नहीं होगा। बट ये कहीं नहीं है कि स्टेट और जो वो है रिलीजन का आमना सामना ही नहीं होगा, ये नहीं है। और ये मेरे मद्देनजर रखते हुए ये जो है
वो थोड़ा अजीब भी होगा, क्योंकि देखिए बेसिकली हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, इंडियंस जो हैं वो वी आर वेरी रिलीजियस पीपल, whatever we may think religion is, whatever हमें लगता है इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे, मजहब के नाम पे हम जो भी करना चाहते हैं, ये मुल्क, ये कॉन्टिनेंट रिलीजन वाला कॉन्टिनेंट है, लोग अपनी अपनी तरह से। और रिलीजन देखिए सिर्फ ये नहीं होता कि अल्लाह मियाँ है या अल्लाह मियाँ नहीं है, या अल्लाह मियाँ ने ये कहा है या हदीस में ये लिखा है, कुरान पाक में ये लिखा है, ये सब नहीं होता है। सिर्फ ऑफ कोर्स ये होता है कुरान में, इस्लाम में, हर मजहब में जिंदगी कैसे जीनी है वो भी होता है, सही क्या है, गलत क्या है, गुनाह क्या है, पाक क्या है, ये सब भी कुरान। जिंदगी जीने का एक मॉरल कोड, एक मॉरल क्या बोलते हैं आप, एक मॉरल ट्रिटीज जिसे हम कहते हैं, वो भी रिलीजन, हर मजहब में ये होता है। तो ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे एवरी रिलीजन इज किस किस्म का इंसान आपको बनना है, क्या क्या आपको फॉलो करना है, किस तरह से आपको खुद को, खुदा को, अपने अपने खानदान को, पड़ोसी को, समाज में किस तरह रहना है। तो हर रिलीजन अपने आप में एक पॉलिटिकल, एक सोशल डॉक्यूमेंट है, उसको आप किस तरह पढ़ना चाहें ये आप पे निर्भर है। और देखिए इसका सही क्या है, गुनाह का है, ये तो अल्लाह मियाँ देंगे। और कुरान में तो इतना फोकस है खुद पढ़ने पे, खुद समझने पे, तभी हमारे यहाँ इल्म को इतना ओहदा दिया जाता है, इसको इतना फोकस किया जाता है, खुद पढ़ो, खुद समझो। तो जो सेक्युलरिज्म है उसको, उसका फंक्शन हिंदुस्तान में इसलिए अजीब हो जाता है अगर आप कहने लगेंगे, जो कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद हुआ, कि हमारे यहाँ की पार्टियां जो थी उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम जो है वो, हमें कोई मतलब नहीं है मजहब से, और हम जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे और लोगों के पावर के बारे में बात करेंगे। अब मसला ये हो गया कि आपने मजहब की जबान, जो कि इंसानों की दिल की जबान है, जो कि इंसानों की मैं तो कहूँगी अकीदे की जबान है, वो आपने अलग कर दी। आप एक लेफ्टिस्ट लिबरल पॉलिटिकल वोकैबुलरी ले आए। अब उसमें जिनको आपने मार्जिन पे कर दिया, उसमें जो मेजॉरिटी थी वो उठी और उसने कहा कि भैया हम अब मार्जिन में नहीं रहेंगे, हमें आपने जो है वो बहुत टॉर्चर किया है, हमें आपने बहुत टॉर्चर इन द सेंस, हमें आपने बहुत साइड लाइन कर दिया, हमें तो आपने पावर दिया नहीं। देखिए गेम पावर ही का ही। बात ये है, जैसे मैं आपको अब एक जोक सुनाऊं, मैं 10 स्लाइड्स हो गई तो अब मैं सोचूं मैं एक जोक छोटा तो सुना दूं। आपने सुना होगा, ये बहुत ही क्या कहेंगे, ये पूरी डिबेट उठी थी भाई, खान मार्केट दिल्ली में खान मार्केट है और वो बहुत ही एलीट ग्रुप है और वो सब कंट्रोल करना चाह रहा है वगैरह वगैरह। देखिए मसला जो था वो इस बात का नहीं था कि खास तबका जो है वो कुछ तबकों को कंट्रोल क्यों कर रहा है, उसके पास इतना पावर क्यों है कि वो हर चीज डिक्टेट कर रहा है। मसला ये था कि तो मसला ये नहीं था कि खान मार्केट क्यों है, मसला ये था हम क्यों नहीं है खान मार्केट में। देखिए कहानी किसी को नहीं बदलनी, कहानी वही है, कौन किसका शोषण कैसे कैसे करेगा, ऑथरशिप का झगड़ा है, कौन वो कहानी लिखेगा। ये आप जरा याद रखिए, द प्रॉब्लम इज नॉट इन खान मार्केट, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। उसी तो पावर को आप इस तरह से समझिए, ना कि ये रिप्लेस करके वो रिप्लेस कर दे। हर चीज स्ट्रक्चरल है, सबको पावर चाहिए, और जब वहां पावर आएगा वहां पे ऑपरेशन आएगा, वहां पे कोई ना कोई आपको चाहिए ना अपना पावर असर्ट करने के लिए, दिखाने के लिए। तो जो हिंदू नेशनलिज्म उभरा, इस पे आपने खैर बहुत मुश्किल है, इतना सब इस पे लिटरेचर अवेलेबल है कि इस पे कोई नई बात कह पाना, बट मेरा जो काम है वो हिंदू नेशनलिज्म से इसलिए भी निकलता है क्योंकि वो ये कह रहा है कि देखो भाई, हिंदू नेशनलिज्म का बारे में लिखना शुरू हुआ था 1980 में, जब यथ यात्रा अपने कहते नहीं चरम सीमा पे थी, अपने उरूज पे थी, वो निकली। तो फिर लोगों ने कहा अरे ये तो सेक्युलर कंट्री थी, ये क्या हुआ, सब लोग घबराए, अरे अरे देखो। ज्यादातर लिटरेचर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह का देखेंगे तो वो 1980s, लेट 1980s, अर्ली 1990s से शुरू हो रहा है और वहीं कंटिन्यू हो रहा है। देखिए जो हिंदू नेशनलिज्म है वो बेसिकली एक जहनी कैफियत से पैदा हुआ है, जहां पे ये बताया गया है कि कुछ था जो पूरी और पूरी तरह तुम्हारा था और वो तुमसे छीन लिया गया। एक कौम आई, जैसे कि एक बार में एक सब मुसलमान एक साथ ही आ धमके,
और उन्होंने तुम पे कब्जा कर लिया, और वो जो है, और उसकी वजह से तुम्हारा जो है वो हिंदू राष्ट्र छूट गया, रह गया पीछे, और अब उसको तुम्हें वापस लाना है। अब ये वापस लाने वाला, देखिए, जो जुमला होता है या जो स्लोगन होता है, ये आपने अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी सुना होगा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो अगेन वाला मसला होता है ना, ये एक खास किस्म की तारीख को वापस लाने की नहीं, बल्कि खास किस्म की तारीख को पैदा करने की का एफर्ट होता है। कि जब आप कहते हैं कि वो गुड ओल्ड डेज, वो पिछले जमाना इतना ग्रेट था, वो कितना बेहतरीन था, ये जो कैफियत होती है वो पिछला जमाना क्रिएट करती है। कोई ऐसा जमाना नहीं होता है, वो एक क्रिएट किया जाता है, जहां से फोकस आता है कि अब जो है हमें शोषित किया गया है, हम पीड़ित हैं, अब हम अपनी आवाज उठाएंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैंने अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर तो देखिए मुसलमानों से ही बात की, बट क्योंकि इंटरेक्शन से मैंने काफी हिंदुओं से भी बात की, और मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ताज्जुब हुआ ये बात सुन के कि जितने भी हिंदू जो थे, जो पहले ही पावर में थे, जिनके पास वो ऐसा नहीं था कि वो दलित मैं हिंदू की बात कर रही हूँ, जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, जिसको हर किस्म से शोषित किया जाता है और जाता रहा है, और अभी भी मौजूद है वो उसका शोषण, मगर वो लोग जो पहले से ही पावर में थे, उनका वो अब ये कहने लगे नहीं नहीं, अब तो हमें भी पावर चाहिए, हम बड़े पीड़ित रहे हैं, हमारा बड़ा शोषण हुआ है, और अब हम नहीं सुनेंगे, अब हिंदू खामोश नहीं रहेगा ना।